हाय ऑल। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि ये सारे जो नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स को हम शॉर्टकट तरीके से पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, हमने डिटेल में देखा था, हमने थ्योरेटिकल भी देखा था, साथ साथ इसके शॉर्टकट भी देखे थे। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं। तो प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, वैसे नंबर्स जो कि एक तो वन से डिविजिबल हो और साथ साथ अपने आप से ही डिविजिबल हो और किसी से डिविजिबल नहीं हो। कहने का मतलब जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, एक तो वो वन वन हमारा फैक्टर हो जाए और वो नंबर खुद। जैसे हमने क्या लिया, जब से हमने वन लिया, तो क्या वन प्राइम नंबर्स है? ये तो सिर्फ वन से ही डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं है। हमने टू लिया, तो टू क्या है, एक तो वन से डिविजिबल है और अपने आप से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर है। हमने थ्री लिया, तो ये वन से भी डिविजिबल है और अपने आप से भी डिविजिबल है। हमने फोर लिया, तो ये वन से भी डिविजिबल है, टू से भी डिविजिबल है और फोर से भी डिविजिबल है। तो इसके फैक्टर्स कितने आ गए, थ्री, तो ये नहीं होगा। क्लियर है? तो इसके कितने फैक्टर आए, तीन फैक्टर आए। आने कितने चाहिए प्राइम नंबर्स के फैक्टर, सिर्फ दो ही। वैसे नंबर्स जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हों उसे ही हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो फोर नहीं होगा, फाइव होगा, सिक्स नहीं होगा क्योंकि इसका दो भी फैक्टर है, थ्री भी फैक्टर है, सिक्स भी फैक्टर है, वन भी फैक्टर है, तो ये नहीं होगा। सेवन होगा, एट नहीं होगा, नाइन नाइन भी नहीं होगा, टेन भी नहीं होगा, इलेवन इलेवन होगा। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, टू, थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन, थर्टीन, सेवनटीन, नाइनटीन। तो ये सारे नंबर्स कैसे कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। क्लियर है? तो डेफिनेशन देखते हैं। नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर, जिस नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। या फिर नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई वन या फिर इटसेल्फ। वैसे नेचुरल नंबर जो कि वन से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो, उस नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ, ओनली, या तो वन से डिविजिबल है एंड अपने आप से ही डिविजिबल है, ओनली। क्लियर है? उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। तो वो उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए, टू, थ्री, फाइव, सेवन, इलेवन, थर्टीन, सेवनटीन, नाइनटीन, 23। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए, प्राइम नंबर्स। क्लियर है प्राइम नंबर्स क्या होता है? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर्स क्या है इसमें, टू। और टू ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर्स है इस लिस्ट में, यही एक ऐसा नंबर्स है जो कि इवन है। तो टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर्स। सबसे लिस्ट प्राइम नंबर्स क्या है, टू ही है, तो लिस्ट प्राइम नंबर इज क्या हो जाएगा, लिस्ट प्राइम नंबर इज टू। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, वैसे नंबर्स जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर्स क्या होता था, जिसके दो ही फैक्टर हो। बट कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। दो से ज्यादा फैक्टर हो कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, टू होगा? नहीं होगा क्योंकि इसके दो ही फैक्टर हैं। थ्री भी नहीं होगा, फोर होगा क्योंकि इसके एक भी फैक्टर है, दो भी फैक्टर है और साथ साथ फोर भी फैक्टर है, तो दो से ज्यादा फैक्टर है, तो फोर हो गया। फाइव नहीं होगा, सिक्स होगा, सेवन नहीं होगा, एट होगा, नाइन होगा, टेन नहीं होगा, इलेवन नहीं होगा, ट्वेल्व, थर्टीन नहीं, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, एटीन, ट्वेंटी। तो ये सारे नंबर्स कैसे कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, फोर। क्लियर है? तो कंपोजिट नंबर किसे बोलेंगे, वैसे नंबर्स जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, या फिर नेचुरल नंबर एक्सेप्ट वन एंड प्राइम नंबर इज कॉल्ड क्या, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल क्या क्या होगा, फोर, सिक्स, एट, नाइन, टेन, ट्वेल्व, फोर्टीन, डॉट 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 अप टू। डॉट 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 लिखने का मतलब क्या होता है, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। कहाँ तक बढ़ता ही चला जा रहा है, इन्फिनिटी तक। क्लियर है? तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। कोप्राइम नंबर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर या फिर
म्यूचुअली प्राइम नंबर्स। ये टर्म ऐसे हैं, हमें ये तो याद होता है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बट समटाइम्स एग्जाम में हमारा क्या पूछ देगा, रिलेटिव प्राइम नंबर। तो ये चीज़ें फंसाने वाली होती है एग्जाम में। तो ये इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा कि कम को प्राइम नंबर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर या फिर म्यूचुअली प्राइम नंबर। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं, कोई भी दो नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स तभी बोलेंगे जब उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। कहने का मतलब सपोज हमने लिया 3, 5, इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों के कितने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1। हमने लिया 3, 6, इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने आ जाएंगे, 3। हमने लिया 3, 8, अगेन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1। तो ये हमारा को प्राइम नंबर है, ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारा को प्राइम नंबर है। तो कोई भी दो नंबर को हम को प्राइम नंबर तभी बोलेंगे जब उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो। क्लियर है? तो एक को प्राइम नंबर, मिनट, देखते हैं डेफिनेशन, देखते हैं क्या होता है को प्राइम नंबर। एक को प्राइम नंबर इज ए सेट ऑफ नंबर्स और इंटीजर्स विच हैव ओनली 1 एंड देयर कॉमन फैक्टर दैट इज देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 1। कोई भी दो नंबर्स या कोई भी सेट ऑफ इंटीजर्स, जरूरी नहीं है कि दो ही नंबर्स, हम 3 नंबर्स भी ले सकते हैं। सपोज हमने लिया 3, 5, हमने लिया 10, तो इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने हो जाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने आ जाएंगे, 1। ये तीनों नंबर्स का, तो ये तीनों नंबर्स आपस में क्या है, ये तीनों नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे, क्योंकि इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने आ रहे हैं, 1। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं, जितने भी हम नेचुरल नंबर लेते हैं, सपोज हमने 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी है, ठीक है। हमने कोई भी दो नंबर रेगुलर चूज किया, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, हमने कोई भी दो नंबर लिया, तो उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 आएंगे। क्लियर है? और एक चीज और, जैसे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स बोले तो हमने लिया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, कोई भी दो प्राइम नंबर को आप ले लो, उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने आएंगे, हमेशा 1 ही आएंगे। क्लियर है? तो इसके नोट्स देखते हैं। पहली चीज एग्जांपल कितना होगा, जैसे 1, 3 हमारा को प्राइम नंबर है क्योंकि इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने आएंगे, 1। 7, 11 है, 3, 11 है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए, को प्राइम नंबर्स के। और नोट हमारा क्या हो गया, एनी टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। एनी टू प्राइम नंबर्स, कोई भी दो प्राइम नंबर्स को ले लें तो वो ऑलवेज क्या होगा, को प्राइम नंबर्स। हमने अभी बोला था कि कोई भी दो प्राइम नंबर को आप ले लोगे तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर्स कहलाएगा, क्योंकि उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने आएंगे, 1 आएंगे। या फिर कोई भी दो नेचुरल नंबर, कोई भी दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स को ले लेंगे तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर्स। एनी टू कंजुगेटिव नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। तो ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन बोले थे दो, कहने का मतलब ट्विन प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर को हमने चूज किया, अगर उसका डिफरेंस अगर 2 आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। जैसे हमारा प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, हमने इन दोनों नंबर को चूज किया, इसका डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आएगा, 1। इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आएगा, 2। इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आएगा, 2। इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आएगा, 4। इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आएगा, 4। इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आएगा, 2। तो वैसे दो प्राइम नंबर्स जिसका कॉमन डिफरेंस अगर 2 आ रहा है तो उससे हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। तो कहने का मतलब हमारा 3, 5 क्या है, एक ट्विन प्राइम नंबर है, 3, 5, और 2 कहाँ पे आ रहा है, 5, 7, तो 5, 7
नेक्स्ट 1113, नेक्स्ट 1790। तो ये सारे पेयर्स जो हैं वो कैसे कहलाएंगे, ट्विन्स प्राइम नंबर। क्लियर है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर इज टू, कोई भी अगर प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस अगर टू आ रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर है। जैसे 3557, 1113, 1790। ओके, सॉरी यहाँ पे ये गलत है, ये 15 हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं, तो ये 1517 नहीं होगा, 1719 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 17 और 19। इसे आप करेक्ट कर लेना। क्यों, क्योंकि 15 हमारा प्राइम नंबर तो है ही नहीं, 15 हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये प्राइम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1790। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलते हैं, जैसे हमारा रियल प्लेन में क्या होता था, रियल प्लेन में हम लोग क्या देखते थे कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता था, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। क्लियर है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में इसे हम लोग क्या बोलते थे, रियल प्लेन बोलते थे। बट कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, डिटेल में आगे चल के एक हमारा एक चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोगों को ज़रूरत कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, सपोज जैसे हमने एक इक्वेशन लिखा x² + 1 = 0, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जिसके लिए ये इक्वेशन हमें सेटिस्फाई कर जाए। तो ये क्या है, किसी चीज़ का अगर हम स्क्वायर करें तो ये पूरा क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, और ये भी एक पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी भी जीरो आएगा हमारा, कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नो रियल सॉल्यूशंस बोलेंगे, नो रियल सॉल्यूशंस। बट हमारा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके सॉल्यूशंस दो होंगे ही होंगे, इसके दो रूट होंगे ही होंगे। और वो दोनों रूट कैसे कहलाएंगे, वो दोनों रूट्स इमेजिनरी कहलाएंगे। रियल हमारा जो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, रियल सॉल्यूशंस तो होंगे नहीं, रियल रूट्स होंगे ही नहीं, तो वो कैसे जो सॉल्यूशंस कहलाएंगे, वो इमेजिनरी सॉल्यूशंस आएंगे। इसलिए इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें किस टाइप के नंबर का ज़रूरत पड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर की ज़रूरत पड़ गई। इसलिए हम इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हैं। क्लियर है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर्स अगर a+ib के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंटेड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये a क्या है, b क्या है, दोनों ही क्या है, a और b क्या है, a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, दोनों ही एक रियल नंबर है। क्लियर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। और अगर कोई भी नंबर a+ib फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z क्या आ गया, a+ib। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z कहने का मतलब ये जो i के साथ जो वैल्यू लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और जो i के अलावा अगर लिखा हुआ होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रियल पार्ट ऑफ z। तो कहने का मतलब इसके रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गए, ए। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो गया, जो भी वैल्यू हमारा i के साथ लिखा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो हमारा b क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमने रियल प्लेन में, जो हमारा रियल प्लेन होता था उसमें हमारा यहाँ पे एक्स एक्सिस होता था, यहाँ पे वाई एक्सिस होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन। इसे क्या बोलेंगे, आर्गेंट प्लेन, या फिर इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। सपोज अगर हमें यहाँ पे दिखाना होता था एक
पॉइंट हमें जैसे दिखाना होता था 2,3, तो ये डिस्टेंस 2 और ये डिस्टेंस 3, ये डिस्टेंस 3, ये डिस्टेंस 2, तो 2,3 कुछ यहाँ पे आ रहा होता है। बट यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं इस फॉर्म में होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए, जैसे हमने लिया 1 + i, 2 - 3i, हमने लिया -2 -i, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर के। क्लियर है? अब अगर हमें इसे दिखाना हो कि ये 1 + i, 2 - 3i, -2 - 2i कहाँ कहाँ होंगे, तो ये जो एक्सिस होता है इसमें एक्स एक्सिस होता था, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। ये हमारा क्या होगा, रियल एक्सिस। ये कौन ऐसा एक्सिस होगा, इमेजिनरी एक्सिस। इस एक्सिस को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर है? अब अगर हमें दिखाना हो 1 + i, तो 1 + i क्या हो जाएगा, इसका रियल पार्ट कितना है 1, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, आई के साथ जो भी वैल्यू होता है, तो इसे 1 × i लिख सकते हैं, तो इसका रियल पार्ट भी 1 है, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, तो 1,1 कहाँ पे आएगा, रियल पार्ट 1 और इमेजिनरी पार्ट 1। तो कुछ यहाँ पे आ रहा होगा ये पॉइंट, तो ये क्या हो गया, इस पॉइंट को हम लोग कैसे लिख देंगे 1,1। इसका कहने का मतलब क्या हुआ 1 + i। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह 2 - 3i क्या हो जाएगा, 2 डिस्टेंस इस साइड और 3 डिस्टेंस नीचे की ओर। क्लियर है? तो उसे भी हम लोग दिखा सकते हैं। डिटेल में हम लोग ये चीज़ें देखेंगे कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आएगा तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में ये चीज़ें पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो पॉज करके, बाकी का डेफिनेशन आगे हम लोग देखते हैं। क्लियर है? इरेज कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ द फॉर्म a + iv। कोई भी नंबर को अगर हम a + iv के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस नंबर को a + iv फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए तो उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। a और b क्या है, a हमारा रियल पार्ट है, b भी हमारा क्या है, a हमारा क्या है, a भी रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम कैसे लिख सकते हैं, a + iv। तो a क्या है, z का रियल पार्ट है, तो a = रियल पार्ट ऑफ z, b = इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसे कैसे पढ़ते हैं, ये जो REZ लिखा हुआ है ये रियल पार्ट ऑफ z कहलाया। IMZ कहने का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और कैसे इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, ये हमने देखा था अभी। इसके ये सारे एग्जांपल्स हो गए, 2 + 3i 2। ये भी एक क्या है हमारा, अगर हमने 2 लिखा तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 + 0 × i लिख सकते हैं। इसका रियल पार्ट कितना हो गया 2, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 0। क्लियर है? तो कहने का मतलब हमने अगर 2 लिखा तो 3 भी एक क्या हो जाएगा हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, हो सकता है 3 + 0 × i लिख दिया हमने। तो कहने का मतलब जितने भी रियल नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे ही होंगे, लेकिन जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो रियल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इस सिंबल का कहने का मतलब ये होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ये इन कहने का मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर। डब्ल्यू कहने का मतलब क्या हुआ, होल नंबर। ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, ये इंटीजर्स है, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर्स। ये हमारा आर क्या है, रियल नंबर्स। ये सी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस सिंबल का कहने का मतलब हमने से कहीं पे ये लिखा, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका कहने का मतलब ये होता है कि इसका सारा एलिमेंट्स इसमें होते हैं, लेकिन इसके कुछ एलिमेंट्स इसमें नहीं होते। क्लियर है? कहने का मतलब जैसे देखते हैं, हमने क्या लिखा, एन इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ, एन इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ डब्ल्यू। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे ही होंगे। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। इसमें क्या होता है, ये सारे नंबर्स तो होते ही होते हैं, और एक साथ साथ क्या होते हैं, जीरो। तो इस सिंबल का कहने का मतलब क्या हुआ, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे ही होंगे, साथ साथ इसका एक कुछ एलिमेंट कहने का मतलब इसमें जीरो आ रहा होता है, जीरो आ रहा है तो जीरो इसमें शामिल नहीं है। तो आगे समझ में, इस सिंबल का कहने का मतलब क्या हुआ, एन इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ डब्ल्यू। कहने का मतलब क्या हुआ, इस
इनका सारा एलिमेंट्स इसमें होंगे, लेकिन डब्लू के कुछ एक कम से कम एक एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो कि इनमें नहीं होने चाहिए, तब हम इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे। तो ऐसा होता भी है कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होते ही, लेकिन इसके एक एलिमेंट जो जीरो ऐसा है जो कि इसमें नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम क्या बोलेंगे, n इज द सबसेट ऑफ w, n इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ w। और w को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या, w में क्या क्या आ रहे होते हैं, 0 1 2 3 4 5 ये सारे, तो हम क्या बोलेंगे, w इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ i। i कहने का मतलब इंटीजर्स, कहने का मतलब इसका सारे एलिमेंट्स इसमें होते हैं, बट इसके बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इसमें नहीं आ रहा होता है। जितने भी नेगेटिव वाले इंटीजर्स आप ले लो, w में नहीं आएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं i इज द सबसेट ऑफ, i इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो तो रेशनल नंबर्स होते ही होते हैं, लेकिन इसके कुछ एलिमेंट्स, जैसे कुछ क्या बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे आ जाएंगे, जैसे हमने लिया 0.5, तो 0.5 इंटीजर्स तो है नहीं, बट वो क्या है, हमारा रेशनल नंबर्स है। रेशनल नंबर्स कहने का मतलब पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो अगर हमने 0.5 लिया तो इसके इसके कम से कम एक एलिमेंट ऐसे मिलने चाहिए जो कि इसमें ना हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, i इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ q। उसी तरह q को हम क्या बोलते हैं, q इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होता है, हमने पीछे देखा था रियल नंबर्स क्या होता है, ये सेट होता है किसका किसका, इट इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का सेट होता था। तो इसके कुछ एलिमेंट्स, जैसे हमने लिया √2, तो √2 तो इसमें आएगा नहीं, √3 लिया है वो भी इसमें नहीं आएगा, हमने पाई लिया, ई लिया, ये सारे एग्जाम्पल्स हमने देखा था। क्योंकि ये तो रियल नंबर है, बट ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर्स नहीं है। तो क्लियर है, ये सिंबल का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, बट सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे, बट इसके कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इसमें नहीं होंगे। जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर 0+3 आएगी, जैसे हमने लिया 0+3 है, तो 0+3 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट वो रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, अगर हम इसका फ्लो चार्ट बोले, जैसे हमने क्या लिया, नेचुरल नंबर, कहने का मतलब इस एरिया में सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, और हमने एक होल नंबर लिया, तो सारे होल नंबर्स के अंदर ही नेचुरल नंबर्स होगा, क्योंकि इसके अंदर एक जीरो ऐसा होता है जो कि नेचुरल नंबर से तो बाहर, बट होल नंबर्स के सेट में आता है। तो ये हमारा n आ गया, ये हमारा w आ गया। नेक्स्ट ये इंटीजर्स आ गया। नेक्स्ट ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट अगर हम लें तो वो रियल नंबर्स। नेक्स्ट हम लोग अगर लेंगे तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। क्लियर है, तो देख लेते हैं। ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए अब। ओके, जितने भी होल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर के अंदर ही आएगा। जितने भी होल नंबर होंगे वो इंटीजर्स के अंदर आएंगे, जितने भी इंटीजर्स होंगे वो रेशनल नंबर्स के अंदर ही आएंगे, जितने भी रेशनल नंबर्स होंगे वो रियल नंबर्स के ही अंदर आएंगे, जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ही अंदर आएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हमने कोई एक एलिमेंट यहाँ पे है, हमने ये ले लिया, तो ये जो एलिमेंट है इस रियल नंबर के अंदर नहीं आ रहा है, तो वही चीज़ होता था प्रॉपर सबसेट। कहने का मतलब क्या, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बाउंड्री लिया, इसके सारे एलिमेंट्स, रियल नंबर के सारे एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर के बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये सारे एलिमेंट्स इसके बाहर बाहर, वो सारे रियल नंबर के अंदर नहीं आ रहे, तो वही चीज़ ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कहने का मतलब, सपोज क्या बोल रहा है पहला पॉइंट, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन एनी रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन क्या होता है? हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचा, तो नंबर लाइन क्या होता है? कोई भी नंबर को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम दिखाएंगे स्ट्रेट लाइन पे, कहने का मतलब हमारा नंबर क्या क्या है, सपोज हमारा नंबर 0.5, 1, 2, 9, 19, 5, -5, 4, -3, इस इस सारे नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? हमेशा हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर आगे बढ़े तो हमेशा नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, 0.5, हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए 1। नेक्स्ट हमारा क्या है, 2, नेक्स्ट 19, नेक्स्ट 5, तो 5 इन दोनों के बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं, तो ये 5। नेक्स्ट हमारा क्या है, -5, तो -5 कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा होगा। 4 अगेन इसके बीच में आएगा। नेक्स्ट -3, तो -3 अगेन यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे हम नंबर्स को कैसे करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। क्लियर है? तो ये क्या बोल रहा है, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन एनी रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। कहने का मतलब ये हुआ, हमने एक लाइन लिया, हमने उस पर रिप्रेजेंट किया 1, 2, तो 1, 2 के बीच में पहली चीजें ये कि कितने सारे नंबर्स पॉसिबल है, कितनी सारी नंबर्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स पॉसिबल है। वो कौन कौन सा हो सकता है, 1.1, 1.11, 1.111, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर? तो किसी भी दो नंबर्स के बीच पहली चीज ये है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स कैन बी पॉसिबल। इन दोनों के बीच कितने नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल हो सकते हैं। और इन दोनों के बीच क्या हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स भी पॉसिबल हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर भी पॉसिबल हो सकता है। वो कैसे? पहली चीज है ये कि ये सारे जो नंबर्स हैं इसको बड़े में दिखाता हूँ। हमने क्या लिया, 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच हम क्या लिख सकते हैं, 1 पॉइंट, ये 1 है ये 2 है, तो 1.1, नेक्स्ट 1.11, नेक्स्ट 1.11, एक एक पढ़ाते जा रहे हैं, 1.111, नेक्स्ट 1 पॉइंट, ये 4 1 है, नेक्स्ट 5 1 लिखेंगे, नेक्स्ट 6 1 लिखेंगे, नेक्स्ट 7 1 लिखेंगे। तो ऐसे ऐसे करके कितने नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं 1.1 और 2 के बीच। और ये सारे नंबर्स अगर हम देखेंगे तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं, रेशनल्स, तो इसके बीच क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स पॉसिबल हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमने देखा 1 और 2 के बीच 1 और 2 हमने क्या लिया, हमने लिया √2, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 समथिंग, तो पहली चीज है √4। अगेन हमने लिया √2.01, अगेन ये इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमने लिया √2.011, अगेन हमने 1111 बढ़ाते गए, तो फिर से ये सारे कैसे नंबर्स आ जाएंगे, इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे। और कितने नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं, इरेशनल नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स कैन बी पॉसिबल। तो वही चीज लिखा गया है, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन एनी रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। क्लियर है? किसी भी दो नंबर के बीच हमारा क्या हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर्स पॉसिबल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम 1 और 2 ही लें, अगर हम 1 और 1.1 लें तब भी इसके बीच क्या हो सकता है, अगर हम सिर्फ 1 और 1.1 लें तो इसके बीच भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इन सारी चीज़ों पर इरेज करें। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नो जस्ट ग्रेटर और लेस देन ए गिवन नंबर, ये डज नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब ये हुआ, सपोज हमने क्या लिखा, नंबर लाइन पे हमने एक रिप्रेजेंट किया नंबर
2 हमने रिप्रेजेंट किया और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 2 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो किसी बच्चे ने रिस्पॉन्ड किया 2.1, तो क्या ये जस्ट बड़ा नंबर है? नहीं, हमने क्या बोला 2.01, तो क्या ये सही है? 2 से जस्ट बड़ा तो ये होगा, ये तो होगा नहीं, तो क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। तो किसी बच्चे ने ये बोला कि 2.001, नहीं तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट दूसरे ने बोला 2.0001 है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट किसी ने बोला 2.00000000001, ये जस्ट बड़ा नंबर है, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने क्या किया, आप कोई भी नंबर बोलो, कितना भी जीरो ले लो, हमने एक और एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया, तो ये जस्ट बड़ा नंबर हो। तो ऐसे क्या हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो वही चीज लिखा गया है कि किसी भी नंबर से जस्ट बड़ा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। हम नहीं बोलेंगे कि 2 से जस्ट बड़ा नंबर ये, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिर्फ एक जीरो ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, जस्ट बड़ा नंबर ये भी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि नो जस्ट ग्रेटर और लेस देन ए गिवन नंबर ए डज नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब 2 से जस्ट बड़ा वैल्यू हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है 2 to 5 कहने का मतलब क्या हुआ, 2 to 5 कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें 2 to 5, ये एक क्या है, इंटरवल है। इंटरवल है कहने का मतलब क्या हुआ, 2 to 5 कहने का मतलब क्या हुआ, 2 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट्स, जिसमें 5 भी शामिल है, 2 भी शामिल है। क्लियर है? 2 भी है इसमें और 5 भी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, डार्क सर्कल दे रहे हैं। अगर ये शामिल नहीं होता, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होता, तो यहाँ पे हम क्या देते, डार्क सर्कल ना देके हम यहाँ पे फील्ड सर्कल फील्ड सर्कल ना देके ओपन सर्कल देते हैं यहाँ पे। अब हमारा ये दे रखा है 2 to 5 में ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, इनमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है 2 to 5 में, तो इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, हमारा क्या होगा ग्रेटेस्ट एलिमेंट 5। अगर इसमें हमसे पूछता सबसे लोएस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो अगर हमसे लोएस्ट एलिमेंट पूछता तो वो क्या होता 2। इस इंटरवल में अगर मुझसे पूछता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 5 है। अगर मेरे से पूछता लोएस्ट इंटीजर कौन सा है, तब भी 2 होता। क्लियर है? नेक्स्ट लिस्ट एलिमेंट, यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट कितना हो गया 5, लिस्ट एलिमेंट कितना हो गया 2। अब ये ओपन है, ओपन कहने का मतलब अगर हम इसे नंबर लाइन पे दिखाएं 2 to 5 तो नंबर लाइन पे अगर हम दिखाएं तो ये भी ओपन, ये भी ओपन, और इसके बीच के सारे एलिमेंट्स। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, 2 और 5 के बीच का सारे एलिमेंट्स, ठीक है, 2 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट्स, जिसमें 2 और 5 2 और 5 क्या है, शामिल नहीं है। क्लियर है? शामिल नहीं है कहने का मतलब इस इंटरवल के अंदर 2 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, बाकी उसके बीच के सारे नंबर्स आएंगे। तो इसमें अगर हम मेरे से पूछ रहे हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, इससे जस्ट छोटा वाला नंबर, क्योंकि 5 तो है नहीं, तो इससे जस्ट छोटा वाला नंबर क्या होगा 4.9। नहीं, 4.9 अगर कोई बोल रहा है तो ये गलत बोल रहा है। तो दूसरे बच्चे ने क्या बोला 4.99, तो ये भी गलत बोल रहा है। तीसरे ने क्या बोला 4.99999, तो कहीं तो रुकेगा, हमने क्या किया एक और 9 लगा दिया। तो कहने का मतलब अगर वो ये बोल रहा है तब भी वो गलत बोल रहा है। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या हुआ, 2 और 5 के बीच हमारा जो होगा ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कुछ भी बोला, हमने क्या किया एक और 9 लगा दिया, तो कहने का मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिस्ट एलिमेंट भी क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट।
या डज नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ है। डीएनई कहने का मतलब क्या हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। अगर मेरे से इसमें ये पूछता कि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 2 to 5 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, तो इसके बीच के इंटीजर्स क्या क्या हो जाएंगे, 3 4। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा आएगा, 4। तो यहाँ पे अगर मेरे से ये पूछता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, तो वो हमारा आंसर क्या हो जाता, 4। क्लियर है। और हमसे लिस्ट इंटीजर पूछता तो क्या हो जाता, 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मेरे से पूछ रहे तो इसमें क्या हो जाएगा, 4। लिस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा होता है कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, इट इज ए जस्ट ए मोशन। कहने का मतलब इन्फिनिटी जो है हमारा जैसे नंबर लाइन है। क्लियर है। नंबर लाइन है, इस साइड क्या होता है इन्फिनिटी। कहने का मतलब जीरो से हमने स्टार्ट किया, 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। और इस साइड -1 -2 -3 डॉट 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 अप टू माइनस इन्फिनिटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, फ्रैक्शंस को भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1.5। क्लियर। फ्रैक्शनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं है, ये एक हमारा मोशन है। इट इज जस्ट ए मोशन। इट इज जस्ट ए मोशन कहने का मतलब सपोज हमने 10 करोड़ ले लिया, 10 करोड़ ले लिया, तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, एक हमारा फिक्स्ड नंबर हो गया जिसे हम काउंट कर पा रहे हैं। लेकिन इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो कि जिसे हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी इज जस्ट ए मोशन। क्लियर है। इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी इज जस्ट ए मोशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, ये हमारा 0.4 हो जाएगा, ये थर्ड है, ये हमारा क्या हो जाएगा 0.4। ये क्या बोल रहा है, इन इंटरवल इफ अकर्स, अगर इंटरवल में अगर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, विल ऑलवेज बी प्रेजेंट विद द ओपन ब्रैकेट। कहने का मतलब अगर जैसे हमने ये इंटरवल है, उसी तरह अगर कहीं पे इन्फिनिटी आ रहा है, जैसे हमने ले लिया 2 to इन्फिनिटी, तो ये हमेशा एक ओपन ब्रैकेट में ही आएगा। क्लोज देने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब इन्फिनिटी उसमें शामिल है, इन्फिनिटी शामिल है, कहने का मतलब ये एक फिक्स्ड नंबर हो गया। जबकि इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी हमारा क्या होता है, कभी भी कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं होता है, ये एक हमारा एक मोशन है। और अगर अगर हमने क्लोज दे दिया होता है तो कहने का मतलब उसे हम काउंट कर पाएंगे, जबकि इन्फिनिटी क्या है, जिसे हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि कभी भी अगर हमारे इंटरवल में अगर इन्फिनिटी है या फिर माइनस इन्फिनिटी है, तो वो हमेशा एक क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट में आएगा। जैसे हमने लिखा 2 से इन्फिनिटी, या हमने लिखा -4 से इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी के पास हमेशा यहाँ पे हो सकता है क्लोज ओपन, क्योंकि इसे हम काउंट कर पाते हैं, 2 -4 को काउंट कर पाते हैं, बट इन्फिनिटी को हम काउंट नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा ये क्या हो जाएगा, हमेशा एक ओपन ब्रैकेट के साथ ही आएगा। जैसे हमने लिया -इन्फिनिटी से 1, तो ये भी ओपन ब्रैकेट के साथ आएगा। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। क्लियर है। एग्जाम्पल 1 2 3 4। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, किसी भी फाइनाइट वैल्यू को अगर हम 0 से डिवाइड करें, कहने का मतलब हमने क्या किया, 3/0 किया। तो 3/0 क्या हो जाएगा कि बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि 3/0 हमारा इनफाइनाइट आएगा। तो ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं आता है। कुछ बच्चे लिमिट्स पढ़ लिए होते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं ये इनफाइनाइट होगा, बट जबकि वहाँ पे 0 नहीं होता, टेंस टू 0 होता है। इसलिए हम वहाँ पे टेंस टू 0 कहने का मतलब ये पॉजिटिव 0 की तरफ से भी पॉजिटिव की तरफ से भी टेंड कर रहा होता है, या फिर नेगेटिव की तरफ से भी टेंड कर रहा होता है। तो अगर पॉजिटिव की तरफ से वहाँ पे अगर लिमिट में अगर टेंड करता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, इन्फिनिटी। और अगर नेगेटिव की तरफ से टेंड करता है तो वहाँ पे होता है हमारा वैल्यू -इन्फिनिटी। बट जनरल जो होता है, हम क्या बोलेंगे कि कोई भी अगर फाइनाइट वैल्यू
डिवाइडेड बाई जीरो। कभी भी डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाए वहाँ पे टेंड्स टू जीरो होता है, इसलिए ये इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है। बट यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट जीरो है। तो कभी भी अगर फाइनाइट वैल्यू बाई एग्जैक्ट जीरो है तो कभी भी डिनोमिनेटर में अगर हमारा जीरो दिख जाए तो ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, ये इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होगा। क्या होगा, वन बाई जीरो। सपोज ये फाइनाइट वैल्यू है, वन हमारा सपोज क्या है, ये फाइनाइट वैल्यू ही है, तो वन बाई जीरो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। क्लियर है? कभी भी डिनोमिनेटर में हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। उसी तरह वन बाई इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी कहने का मतलब वन में हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्फिनिटी एक अनडिफाइंड नंबर है, ये तो हमारा कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, ये तो हमारा क्या है, एक मोशन है। तो वन बाई अनडिफाइंड, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है? ये जरूर है कि वन बाई इन्फिनिटी लिमिट में क्या होता है, वन बाई इन्फिनिटी लिमिट में होता है जीरो, बट वहां पे इन्फिनिटी नहीं होता, टेंड्स टू इन्फिनिटी होते। क्लियर है? तो हमें दो चीजें हमें जानने की जरूरत है, क्या क्या, कि अगर हमें वन बाई जीरो दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अनडिफाइंड होगा, और साथ साथ अगर वन बाई इन्फिनिटी है तो ये भी हमारा क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। क्लियर है? क्यों अनडिफाइंड होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, और ये किसके कारण अनडिफाइंड आ रहा है, ये इन्फिनिटी के कारण। इन्फिनिटी कोई एक नंबर है ही नहीं, ये खुद में एक अनडिफाइंड है, तो होल क्वांटिटी अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ सिंबल्स के बारे में देखते हैं। जैसे इस सिंबल्स को क्या बोलते हैं, ये जो सिंबल्स है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, फोर ऑल। फोर ऑल कहने का मतलब क्या होता है, जैसे हमने क्या लिखा, जैसे हम लिख रहे हैं कि ये जो मॉडुलस ऑफ एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक स्टेटमेंट और हमने लिखा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स रियल नंबर है। तो क्या कोई भी रियल नंबर रख लो, कोई भी रियल नंबर रख लो, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा या तो ज़ीरो आएगा या तो ज़ीरो से बड़ा ही आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर कहने का मतलब क्या है, सारे रियल एक्स के सारे रियल वैल्यू के लिए ये जो हमारा स्टेटमेंट दे रखा है ये ट्रू है। क्लियर है? उसी तरह मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मॉडुलस कहने का मतलब क्या होता है, मॉडुलस कहने का मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप इसके अंदर रखोगे तो ये इसको पॉजिटिव बना देगा। जैसे माइनस थ्री का मॉडुलस क्या हो जाएगा, थ्री, थ्री का मॉडुलस थ्री। किसी भी चीज़ को अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखेगा, अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसे क्या कर देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बना के रिजल्ट दे देगा। तो मॉडुलस ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा ही होगा। किसी भी चीज़ को आप रखोगे तो हमेशा उसे पॉजिटिव बना देगा, और अगर जीरो रखेंगे तो जीरो के लिए ट्रू है। तो कहने का मतलब ये ट्रू है किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू है। क्लियर है? तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, वन, एग्जाम्पल टू। क्लियर है? तो इस सिंबल का मतलब समझ में आ गया, फोर ऑल, इसे क्या बोलते हैं, फोर ऑल। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कहने का मतलब ये ट्रू है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के सारे रियल वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड सिंबल हम देखते हैं, क्या, उल्टा ही, ये ई का जस्ट अपोजिट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स के ऐसे कौन कौन से वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, हमने रखना शुरू किया वन, हमने सबसे पहले वन रखा, तो वन का स्क्वायर माइनस वन, जीरो। कहने का मतलब हमारा एक्स का वैल्यू वन पॉसिबल है। हमने टू रखा, थ्री रखा, फोर रखा, तो वो सारे वैल्यू के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। हमने क्या रखा, फिर से माइनस वन रखा, तो माइनस वन का स्क्वायर अगेन वन, माइनस वन क्या आ गया, जीरो आ गया। तो कहने का मतलब ये जो स्टेटमेंट है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देयर एग्जिस्ट, हम क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट एक्स इज इक्वल टू वन कॉमा माइनस वन। क्लियर है?
एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देयर एग्जिस्ट एक्स इज इक्वल टू वन। कहने का मतलब कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करता है, वो वैल्यू कौन कौन सा है, वन और माइनस वन। एक्स की वैल्यू वन और माइनस वन पॉसिबल है, तो देयर एग्जिस्ट कहने का मतलब कुछ ऐसे वैल्यू हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड सिंबल इम्प्लाइज। इम्प्लाइज कहने का मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज कहने का मतलब क्या होता है, अगर इधर वाला स्टेटमेंट कुछ लिखा हुआ है, मान लो ये स्टेटमेंट वन लिखा हुआ है और ये स्टेटमेंट टू लिखा हुआ है, इम्प्लाइज कहने का मतलब क्या हुआ है, क्या होता है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, तभी ये होल स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, इम्प्लाइज कहने का मतलब क्या होता है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये भी स्टेटमेंट ट्रू है तो कहने का मतलब ये होल स्टेटमेंट ट्रू है। इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू देन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, सपोज हम क्या ले रहे हैं, स्टेटमेंट वन ले रहे हैं, क्या है ये, हमने स्टेटमेंट वन लिया क्या, x इज इक्वल टू थ्री इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन हमने लिया। एक स्टेटमेंट हमने दूसरा ये लिया, x इज इक्वल टू या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन मीन्स एक्स इज इक्वल टू थ्री। एक हमने स्टेटमेंट ये लिया, स्टेटमेंट थ्री, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू थ्री कॉमा माइनस थ्री। तो हमें इसमें चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ये क्या बोल रहा है कि अगर x की वैल्यू थ्री होगी तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, नाइन आ जाएगा, तो ये ट्रू है। कहने का मतलब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, ट्रू होगा। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो नाइन आ जाएगा, तो कहने का मतलब हम इम्प्लाइज दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है देन ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, तभी ये होल स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब ये क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, थ्री होगी, तो ये गलत है। क्यों गलत है, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री भी होगी, एक्स की वैल्यू सिर्फ थ्री पॉसिबल नहीं है, सिर्फ थ्री नहीं हो सकता, माइनस थ्री भी हो सकता है, तो कहने का मतलब ये गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है, तो इम्प्लाइज कहने का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, ये सिंबल, इसे क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ, या फिर इसे हम शॉर्टकट क्या बोल सकते हैं, इफ, आई डबल इफ। तो जैसे हमने क्या लिया एग्जाम्पल्स इसके लिए, ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए, सिंबल्स के एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे हमने क्या लिया, हमने लिया x प्लस थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे और क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू फाइव प्लस टू लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब इस सिंबल का कहने का मतलब क्या हुआ, इफ एंड ओनली इफ, अगर ये ट्रू है, इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली देन दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। कहने का मतलब अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। कहने का मतलब इसी को तो सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखा गया, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसी को सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखा गया, तो कहने का मतलब इसे क्या बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस सिंबल के बारे में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन कहने का मतलब क्या होता है, जैसे रूट टू का वैल्यू कितना होता है, नियर बाई हम क्या बोल सकते हैं, 1.41। क्लियर है, बट इतना तो होता ही नहीं, और डॉट 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 होता है, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेट क्या बोलते हैं, 1.41। तो इसका कहने का मतलब, इस सिंबल का कहने का मतलब क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
इसके एग्जांपल्स क्या थे? √2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.41। नेक्स्ट हमारा क्या है? आइडेंटिकल टू। आइडेंटिकल, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस या आइडेंटिकल टू। कहने का मतलब क्या है? जैसे हमने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर विल बी आइडेंटिकल टू क्या हम बोलेंगे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो आइडेंटिकल टू कहने का मतलब क्या होता है? ये और ये जस्ट क्या है? एक दूसरे का आइडेंटिकल है। करेक्ट? तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या मॉडुलस क्या होता है। तो मॉडुलस क्या होता है? अभी हमने इससे पहले वाले में एक एग्जाम्पल में देखे थे मॉडुलस क्या होता था, बट यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखते हैं। मॉडुलस क्या होता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्लस माइनस एक्स। किसी ने ये बोला कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ एक्स, जैसे हमने लिया मॉडुलस ऑफ 5, तो मॉडुलस ऑफ 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो क्या ये करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं है। मॉडुलस ऑफ 5 क्या होगा? मॉडुलस ऑफ 5 होगा। मॉडुलस ऑफ माइनस 5 भी क्या होगा? 5 होगा। तो मॉडुलस ऑफ 5 5 के इक्वल होगा, माइनस 5 के तो इक्वल होगा नहीं। तो ये हमारा गलत है। तो कहने का मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है प्लस माइनस एक्स नहीं होता है। तो क्या होता है? मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है, अगर एक्स हमारा पॉजिटिव होगा, अगर एक्स हमारा पॉजिटिव होगा तो ये हमें क्या दे देगा? वैसे ही जो पॉजिटिव नंबर होगा वैसे ही दे देगा। लेकिन अगर एक्स हमारा अगर नेगेटिव होगा, जैसे -5 है, तो ये कैसे दे देगा? एक्स अगर हमारा नेगेटिव होगा तो इसके बाहर में एक और नेगेटिव लग जाएगा। तो एक्स अगर हमारा लेस देन 0 होगा तो इसके बाहर एक और हमारा क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड होता है कि अगर एक्स ग्रेटर देन 0 हो, एक्स अगर पॉजिटिव हो तो हमारा एक्स होगा, एक्स अगर नेगेटिव हो तो वो हमारा क्या होगा? -x होगा। क्लियर है? और अगर एक्स 0 हुआ तो एक्स 0 हुआ तो क्या दे देगा? एक्स ही दे देगा। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो x आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या आ जाएगा? -x हो जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ x क्या हुआ? प्लस माइनस एक्स के इक्वल नहीं होता है। क्लियर है? जैसे प्लस हमने मॉडुलस ऑफ 5 लिया तो ये प्लस माइनस 5 के इक्वल नहीं होगा। तो मॉडुलस ऑफ x होगा क्या? तो x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो वो x होगा, x अगर लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं रूट अंडर एनीथिंग। तो रूट अंडर एनीथिंग की वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर आएगा। कहने का मतलब हमने निकाला रूट अंडर 16, तो इसका वैल्यू कितना होता है? 4। क्लियर है? हमने निकाला रूट अंडर 9, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 3। तो रूट अंडर एनीथिंग विल भी क्या? एक पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट हमने लिया रूट अंडर -5, तो रूट अंडर -5 क्या हो जाएगा? एनीथिंग कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी रख दें। एनीथिंग कहने का मतलब जो होना चाहिए, हम रूट के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही लेंगे। रूट के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही ले सकते हैं। कहने का मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? रूट अंडर -5 क्या होता है? अनडिफाइंड। तो हम क्या लिखेंगे? रूट अंडर एनीथिंग क्या होता है? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव कहने का मतलब क्या? या तो वो 0 हो सकता है या तो वो पॉजिटिव हो सकता है। कब? जब एनीथिंग विल बी डिफाइंड। कहने का मतलब एनीथिंग विल बी डिफाइंड कहने का मतलब इफ एनीथिंग विल बी डिफाइंड, तभी हम क्या बोलेंगे कि रूट अंडर एनीथिंग क्या होता है? हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसी भी चीज का, जैसे रूट अंडर 16 क्या होता है? 4 होता है। लेकिन अगर यही चीज हम ये पूछे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो क्या होता था? हम लोग 10th में क्या सीखते थे कि ये जो स्क्वायर है इस साइड आके क्या होता है? स्क्वायर रूट हो जाता है। बट ये सिर्फ स्क्वायर रूट ना होता है, नहीं होता है। ये क्या होता है? प्लस माइनस के साथ ये स्क्वायर रूट इस साइड जाता है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14 कहने का मतलब, रूट अंडर 16 कहने का मतलब क्या हुआ? 4। तो ये ओवरऑल क्या आ गया? +-4। अब हम वैल्यू रख के देखें, एक्स का वैल्यू 4 रखें, तो एक्स का वैल्यू 4 रखें तो सेटिस्फाई कर रहा है। 4 का स्क्वायर 16, 16 इज इक्वल टू 16 ट्रू है। एक्स का वैल्यू हमने -4 रखा तो -4 का स्क्वायर 16, तो 16
16 के इक्वल है, कहने का मतलब x का वैल्यू 4 भी पॉसिबल है, x का वैल्यू -4 भी पॉसिबल है। सॉरी, तो ये दोनों ही वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 भी ट्रू है, x इज इक्वल टू -4 भी ट्रू है। क्लियर है? तो ये दोनों ही वैल्यू पॉसिबल होंगे, लेकिन √16 की वैल्यू क्या होती है, वो सिर्फ 4 होती है। ये चीजें और ये चीजें, ये दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग ये देख रहे हैं कि √x² जो होता है, √x² वो हमारा क्या आता है, मॉडुलस ऑफ x आता है, ना कि हम x बोलेंगे, इससे इसको कैंसिल कर दिया तो x आ गया, ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, ये मॉडुलस ऑफ x है। क्लियर है? जैसे हमने क्या लिया, 4 का स्क्वायर लिया, हमने 4 का स्क्वायर लिया, तो ये क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ 4 का स्क्वायर कहने का मतलब, मॉडुलस ऑफ 4 कहने का मतलब इसका वैल्यू 4 आएगा। ऐसे सिंपली हमें दिख रहा है कि ये ऐसा होगा, लेकिन सपोज हमने दूसरा एक एग्जांपल लिया, -4 का स्क्वायर, आप तो इसे डायरेक्ट फिर वैसे कैंसिल कर देते, तो इसका आंसर -4 आ जाना चाहिए था, बट ये तो होता नहीं है। इसका वैल्यू कितना होता है, मॉडुलस ऑफ x, तो मॉडुलस ऑफ -4, तो मॉडुलस ऑफ -4 कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है? तो कभी भी अगर रूट रूट के अंदर किसी भी चीज का अगर स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई भी वैल्यू है उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमेशा क्या लिखना है, हमें मॉडुलस ऑफ x लिखना है। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या सारे को इरेज कर लें, जो भी नोट डाउन करना है आप लोग नोट डाउन कर लो यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है, ऑल परफेक्ट स्क्वायर एंड विथ, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, जैसे 16 जो होते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो कि किससे एंड हो रहा है, 16। दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 36, 49, 64, 81, तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, या तो वो किससे एंड कर रहा होता है, 1, 4, 9, 6, 5, तो ये सारे, अगर अगर कोई भी नंबर अगर हमारा 1, 4, 5, 6, 9 या फिर लास्ट में 00, जैसे 100, लास्ट में अगर 00 आ रहा है, कहने का मतलब जब भी इवन टाइम्स अगर लास्ट में 0 आ रहा है, जैसे हमारा क्या आ गया 000, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमेशा इवन नंबर ऑफ टाइम्स लास्ट में 0 आना चाहिए। इवन नंबर ऑफ टाइम्स लास्ट में 0 कहने का मतलब यहाँ 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। अगर हमारा ये है 4 टाइम्स लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो कहने का मतलब जब भी अगर कोई नंबर्स या तो 1 से इंड हो रहा है, कहने का मतलब अगर उसका यूनिट प्लेस 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, या फिर लास्ट में 00 है, तो हमारा क्या हो सकता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो सकता है। बट ये ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने लिया 26, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि ये 6 से इंड तो हो रहा है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, वो क्या होता है, इन सारे नंबर्स में से इंड हो रहा होता है। या तो उसके लास्ट में 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा, या तो 00 होगा। बट हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जितने भी नंबर्स अगर 6 से इंड हो रहा है, या फिर 5 से इंड हो रहा है, या फिर 4 से इंड हो रहा है, 9 से इंड हो रहा है, तो उन सारे नंबर्स जो होंगे वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। हम ये बोल रहे हैं कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, वो हमेशा, कहने का मतलब उसके यूनिट प्लेस पे या तो हमेशा 1, 4, 5, 6, 9 हो, या फिर उसके यूनिट डिजिट और उसका टेंथ डिजिट। कहने का मतलब हमेशा लास्ट का जो नंबर्स है वो जो हमेशा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमेशा इवन पेयर में 0 आना चाहिए। इवन पेयर में 0 आना चाहिए, कहने का मतलब या तो लास्ट में 2 0 आ जाए, लास्ट में 4 0 आ जाए, लास्ट में 6 0 आ जाए, तो एक परफेक्ट नंबर हो सकता है। क्लियर है? तो कहने का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, साथ साथ ये भी बोल सकते हैं
कि जितने भी ए नंबर ends in 2 3 a number ends in 2 3 7 8 is not a perfect square। जैसे हमने आपसे ये पूछा कि 4 3 6 5 7 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हमने आपसे पूछा 2 9 0 5 8 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो ये नहीं है। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर 2 3 7 8 से अगर इंड हो रहा है, टू उसके यूनिट डिजिट पे या तो 2 हो या तो 3 हो या तो 7 हो या तो 8 हो, तो अगर उसके यूनिट डिजिट पे कोई भी अगर ये नंबर अगर आ रहा हो, जैसे इसके यूनिट डिजिट पे 4 आया है, इसके यूनिट डिजिट पे क्या आया 7 आया है, ये इससे यूनिट डिजिट बोलते हैं, ये 10th डिजिट है, 10th प्लेस, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है। तो अगर कभी भी यूनिट प्लेस पे अगर या तो 2 आ जाए या तो 3 आ जाए या तो 7 आ जाए या तो 8 आ जाए, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स तभी हो सकते हैं जब उसके यूनिट डिजिट पे 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, या फिर यहाँ पे 00 आ जाए या तो 40 आ जाए, तब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। बट जरूरी नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा। बट ये तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि जब भी अगर यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 आ जाए, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्लियर है?